नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने उसी वक्त की अपराध की एक घटना लेकर आया हूँ। उसी वक्त से हमारा मतलब आप समझ गए होंगे। ये वो वक्त था जब पुलिस और पब्लिक दोनों के पास मॉडर्न गैजेट्स, मोबाइल, एंड्रॉयड फ़ोन, जीपीएस लोकेटर, सीसीटीवी ये सब कुछ नहीं था। अपराध और अपराधियों की मौज थी। अपराधी अपराध करके अपने तैयार किए गए 4-6 गवाहों से गवाही दिलवा के साफ-साफ बच जाया करते थे और दूसरे अपराध की तैयारी कर लेते थे। इसीलिए उस ज़माने में जो बड़े-बड़े अपराधी जो पॉलिटिकल लोग हो गए, उनके अपराधों की लिस्ट अगर आप इंटरनेट पे जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट पर देखेंगे, 30 मुकदमे, 40 मुकदमे, 50 मुकदमे, जिसमें बीसों मुकदमे सिर्फ अपराध के, प्योर अपराध के होंगे। आज की घटना जनपद बाराबंकी की है। जनपद बाराबंकी लखनऊ की सीमा से सिर्फ 12 किलोमीटर पर उनका हेडक्वार्टर है। सबसे नज़दीक का ज़िला है। अब तो अगर आप सड़क से जाएं, पहले तो कुछ डिमार्केशन लगता भी था कि अब लखनऊ ख़त्म हो गया, बाराबंकी शुरू हो गया। अब कतई आपको पता नहीं लगेगा आप कब लखनऊ से चले और कब बाराबंकी पहुंच गए। आज की घटना 6 अक्टूबर 1998 की है। ये वो समय था जब मोबाइल फ़ोन तो आ गए थे, लेकिन वो अभी कॉमन आदमियों के पास, इवन पुलिस वालों के पास नहीं पहुंचे थे। कुछ दो एक ऐसे लोग जो उसका बिल पे कर सकते थे, 17 रुपये आउटगोइंग और 10 रुपये इनकमिंग पर मिनट जो पे कर सकते थे, सिर्फ उन्हीं के पास मोबाइल फ़ोन थे। थाना देवा है, देवा शरीफ जहाँ पर है, बहुत प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है, जहाँ पर मज़ार है एक, और बहुत अच्छी उसकी इमारत है, बहुत पुराने ज़माने की है। बहुत ढेर सारी किंवदंतियाँ देवा शरीफ के उस मज़ार से जुड़ी हुई हैं। तो वहाँ का जो थाना है उसे देवा थाना कहते हैं। देवा थाना में गोपालपुरवा के पास एक गांव है नयापुरवा। नयापुरवा के पूर्व प्रधान सूरजमणि अपने साथ एक व्यक्ति को लेकर थानाध्यक्ष के पास पहुंचे, प्रभारी निरीक्षक के पास। उन्होंने बताया कि गांव की एक टीचर, जिनको हम लोग मास्टराइन दीदी कहते हैं, जिनकी उम्र 34-35 साल है, उन्होंने अपने 4 बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली है, ऐसा लगता है। उनके घर में और घर के बाहर उनकी और उनके 4 बच्चों की लाशें इधर उधर पड़ी हुई हैं। थानाध्यक्ष ने पूछा, किसने देखा है ये बात? साथ में आए हुए पृथ्वी पाल ने बताया कि साहब मैं देख के आ रहा हूं, मैं उनका पड़ोसी हूं। दिन में 2 बजे जब मैं अपनी गाय के लिए खेत से चारा लेकर आ रहा था, घर पहुंचने के ठीक पहले मेरी नज़र मास्टरनी दीदी के 2 बच्चों पे पड़ी, जो बाहर पड़े हुए थे, निष्क्रिय पड़े हुए थे। मैंने उनको आवाज़ लगाई कि ये कहाँ तुम लोग ज़मीन पर पड़े हुए हो। जब उनमें कोई हरकत नहीं हुई तो नज़दीक जाकर देखा, दोनों की सांसें नहीं चल रही थीं। मैं घबरा गया। मैं मास्टराइन दीदी को बताने के लिए घर के भीतर भागा। घर के भीतर का मंजर और ख़राब था। मास्टराइन दीदी और उनके 2 और बच्चों की लाशें अलग अलग जगह पर अलग अलग स्थिति में पड़ी हुई थी। इन सभी ने बहुत ढेर सारी उल्टियाँ कर रखी थीं और बदबू से वहाँ खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। बदबू के बारे में भी बताया कि वो सल्फास की बदबू आ रही है। ऐसा लगता है इन लोगों ने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली है। गंभीर घटना थी। 4 छोटे छोटे बच्चे और पत्नी, जो मास्टराइन दीदी उनको कह रहे थे लोग, इसका मतलब वो वहाँ की टीचर थी और लोग उसको सम्मान से इसी नाम से बुलाते रहे होंगे। इंस्पेक्टर फौरन तुरंत फोर्स लेकर मौके पर पहुंचा। मौके का मंजर देख के उसका भी दिल दहल उठा। 2 बच्चे बाहर जमीन पर लोट पोट जैसे पड़े हुए,
उल्टियाँ किए हुए। भीतर कुसुमलता श्रीवास्तव, जिनको मास्टरनी दीदी सब कहते थे, उनकी डेड बॉडी और 2 और बच्चों की लाशें आसपास पड़ी हुई थीं। जैसे ही खबर लगी गांव को, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। महिलाएं और बच्चे बहुत बड़ी संख्या में वहां आ गए। मास्टरनी दीदी की यह हालत देखकर करुण क्रंदन पूरे गांव के लोग वहां जोर जोर से रोने लगे। बहुत ही हृदय विदारक दृश्य था। चारों तरफ भीषण दुर्गंध थी। वहां पर सभी लोगों ने, जो लोग वहां मौजूद थे, दुर्गंध को देखकर यह बताया कि यह सल्फास की बदबू है। और सल्फास चूंकि घरों में कीटनाशक की तरह इस्तेमाल किया जाता है, गेहूं या और दूसरे अनाजों में कीड़ों से बचाने के लिए उसको एक कपड़े में बांध के भीतर डाल दिया जाता है, ताकि उसकी गंध से, उसकी दुर्गंध से कोई भी कीट, और ख़ासकर पाई जो होती है, भूरे रंग की के जो कीड़े होते हैं गेहूं में लग जाते हैं और उसको खा लेते हैं, गेहूं को, उसमें बड़े बड़े छेद बना देते हैं। वहां ये पता किया गया कि आखिर इसके घर में और कौन कौन है। तो पता लगा कि कुसुमलता श्रीवास्तव यानी मास्टरनी दीदी, उनके पति का नाम अखिलेश उर्फ पप्पू है। वो किसी प्राइवेट ठेकेदार के यहाँ नौकरी करता है। शराब पीने का आदी है। कभी कभार गांव भी आ जाता है, लेकिन पिछले 2 महीने से गांव आया हुआ है। और ये कहा गया कि साहब कब तक देखा गया, उन्होंने कहा साहब दोपहर तक तो यहीं गांव में ही था। बाद में उसे गांव वालों ने और पुलिस ने तलाशना शुरू किया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं लगा। सभी लाशों का पंचायतनामा किया गया, सील किया गया। पोस्टमार्टम के लिए बाराबंकी जिला अस्पताल के पास बने चीड़घर में भेज दिया गया। अगले दिन तक, शाम तक, पीएम रिपोर्ट भी आ गई। पीएम रिपोर्ट में उन 5 की डेड बॉडी में नो एंटीमॉर्टम इंजरीज का जिक्र है, यानी किसी तरह की चोट किसी के शरीर पर नहीं पाई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जो मृत्यु का कारण जो कॉलम होता है, उसमें लिखा था, कॉज ऑफ डेथ कुड नॉट बी असर्टेन्ड, हेंस विसरा प्रिजर्व। चूंकि कोई चोट नहीं थी, दूसरा कोई कारण नहीं था, इसलिए विसरा प्रिजर्व किया गया। सामान्य सी बात होती है पॉइज़न के केस में, ये डिटरमिन करने के लिए कि कौन सा पॉइज़न था, कितना इंटेंसिटी का पॉइज़न था, क्या क्या उसके कंपोनेंट थे जिससे आदमी की जान भी जा सकती है, ये डिटरमिन करने के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी लखनऊ में विसरा भेज दिया जाता है। उसका डॉकेट बनाया जाता है कि साहब ये सैंपल, उसी समय डॉक्टर उसको अलग निकाल लेते हैं और फिर उसको वहाँ से सीएमओ के माध्यम से पुलिस स्टेशन से जो सब इंस्पेक्टर जो विवेचक होते हैं, एक उसकी फ़र्द बनाते हैं और उसे ले जाकर दाखिल कर देते हैं एफएसएल में, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में। अंतिम संस्कार के समय पूरा गांव इकट्ठा हो गया। उस गांव के और अगल बगल के गांव की सारी महिलाएं और बच्चे अंतिम संस्कार के समय उपस्थित थे। पूरा गांव जार जार करके रो रहा था। बच्चे और महिलाएं खासकर करुण क्रंदन कर रही थी, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। यही कह रही थी, क्या उम्र थी मास्टरनी की, अभी जाने की उम्र नहीं थी, क्या हो गया ऐसा। दोपहर तक तो ये बिल्कुल ठीक ठाक थी, अच्छी तरह से बात कर रही थी। महिलाओं में मास्टरनी दीदी यानी कुसुमलता श्रीवास्तव बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थी। किसी महिला के किसी भी कष्ट में, उसके कष्ट के निवारण तक उसके साथ रहना, डॉक्टर के यहाँ ले जाना, या और किसी तरह का कष्ट अगर किसी महिला को है तो वो सबसे पहले मास्टरनी दीदी के पास ही जाती थी। इसीलिए वो महिलाओं में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थी। अंतिम संस्कार के दिन इतनी भीड़, लोगों का जार जार करके रोना, बच्चों की बड़ी भारी संख्या, ये देख के इंस्पेक्टर को भी लगा कि महिला बहुत लोकप्रिय थी और ऐसा न हो कि इसके मृत्यु की वजह से कानून व्यवस्था की कोई स्थिति उत्पन्न हो। लिहाजा इंस्पेक्टर ने भी ये सोचा कि अंतिम संस्कार होने के बाद अब इसके मौत के कारणों का पता करना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर
कोई भी गांव का आदमी या बाहर का आदमी इस बारे में कोई पूछताछ करे तो उसे सही सही बात या पूरी बात बताई जा सके। इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ फिर उस घर में पहुंच गया। उस घर की अच्छी तरह से तलाशी ली। लोगों ने बताया कि बहुत अच्छी टीचर थी। बच्चे बहुत इनकी क्लास में जाने के लिए घर में जिद करते थे कि हमें मास्टरनी दीदी से ही पढ़ना है। हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास की बहुत अच्छी जानकारी थी। तो जरूर वो कुछ न कुछ लिख के मरी होंगी, अगर खुद मरी हैं तो। कई घंटे तलाश किया गया, लेकिन किसी तरह का कोई सुसाइड नोट मास्टरनी दीदी के घर में नहीं मिला। हालांकि उनकी कोठरी में एक चमड़े के छोटे से बैग में 6 शीशियां, 6 खाली फॉयल सल्फास के मिले। नए थे, लेकिन 6 के 6 में एक भी गोलियां नहीं थीं, यानी वो सारी गोलियां बाहर निकालकर उनके खाली शीशियों को, खाली जो टिन के बॉक्सेस होते हैं, वॉयल्स होते हैं, वो उसी में रखे हुए थे। पुलिस ने फौरन उनकी फर्द बनाई, कब्जे में लिया, सील बंद किया और ये फाइनल डिसीजन अपना दे दिया कि सल्फास खाकर ही मास्टरनी और उनके 4 बच्चों ने आत्महत्या की है। मौके पर भी सब कह रहे थे कि सल्फास की बदबू है। 6 खाली शीशियां सल्फास की मिल गईं। तो उसको जोड़ के फौरन पुलिस ने कहा कि ये आत्महत्या का मामला है, इसके अलावा इसमें कोई और बात नहीं है। लिहाजा पुलिस के हिसाब से इन 5 मौतों का कारण, 5 मौतों के बारे में, इनकी जांच, इनकी विवेचना सब कुछ थाने के रजिस्टरों में कैद होकर रह गई। उसको आगे न तो रजिस्टर से निकलना था, न इसमें और कोई बात होनी थी। ये बात थोड़ी सी गांव वालों को गलत लगी। गांव वालों को थोड़ा ये इस बात से असहज हुए कि साहब ये तो जहर खा के मर गई, बात ख़त्म हो गया, पुलिस ने कोई जांच तो की नहीं। पूरा गांव ये मानने को तैयार नहीं था कि मास्टरनी दीदी आत्महत्या भी कर सकती हैं। बच्चों से इतना प्यार करने वाली ये महिला, ये टीचर, अपने ही बच्चों को जहर दे के मार देगी, ये बात गले से नीचे नहीं उतर रही थी। और सब एक स्वर में यही कह रहे थे कि पहले पप्पू को बुलाए, पप्पू को पुलिस पकड़ कर लाए, इसके पति को, अखिलेश और पप्पू को, और उससे सही सही बात उगलवाई जाए। कहने का आशय था महिलाओं का, उसे बुला के पीटा जाए, तब सही सही बात पता लगेगी और तब हम लोग भी ये बात मानेंगे कि हाँ, इसने आत्महत्या की है। पुलिस को इस तरह के विरोध का सामना भी करना पड़ा कि साहब आप ऐसे, आपने कैसे कह दिया, पहले उसके पति को पकड़ कर लाइए। क्या बात थी, इतनी हंसमुख, इतनी हेल्पिंग, इतनी जानकारी रखने वाली, बच्चों से इतना प्रेम करने वाली महिला कैसे खुद भी और अपने बच्चों को मार सकती है। पुलिस ने मास्टरनी दीदी के 4, 6, 10 दिन की दिनचर्या का नीर शीर विश्लेषण करना शुरू किया। कब से रह रही है, पति कब से रह रहा है, पति कितने दिन पर आता है, दुनिया भर की बातें। मास्टरनी के बारे में पुलिस ने जो जानकारी जुटाई, तो एक बार पुलिस का भी मन डोला कि मास्टरनी आत्महत्या नहीं कर सकती। उसके व्यवहार और दिनचर्या से ऐसा लगता है, और अगर उसने की है आत्महत्या तो जरूर कोई न कोई गंभीर कारण रहा होगा। इंस्पेक्टर देवा ने एक दिन पूरा लग के वहाँ एक एक गांव वालों से, जिम्मेदार लोगों से बातचीत करके पता किया, तो ये पता लगा कि मास्टरनी पहले यहाँ गांव में एक बहुत ही पुराने जीर्ण शीर्ण मकान में रहती थी जब वो आई थी। बरसात में थोड़ा थोड़ा करके वो मकान गिरने लगा। उसकी जितनी कुवत थी, उसका पति चूंकि शराबी था, ज़्यादातर पैसा शराब में उड़ा देता था, इसलिए जितना वो कर सकती थी उसकी रिपेयरिंग वो कराती थी। धीरे धीरे उसके 4 बच्चे हो गए। कुसुमलता की उम्र 35 साल, बड़ी बिटिया की उम्र सरिता की 12 साल, पीयूष 10 साल, दीपू 8 साल और हिमांशु 6 वर्ष के बच्चे उसके थे, जिनको वो पढ़ाने का काम करती थी। वो खुद भी पढ़ती थी, इन बच्चों को पढ़ाती थी।
एक बार बहुत तेज बारिश में वो पूरा मकान ढह गया, बारिश में गिर गया, कच्चा मकान था। तो उस समय के प्रधान, जो उस समय सूरजमणि थे, उन्होंने गांव में एक ग्राम सभा की जमीन में बने हुए एक मकान को इसे रहने के लिए दे दिया कि तुम इसी में रहो, पढ़ी लिखी हो, बच्चों को पढ़ाओ और अपने बच्चों का भी लालन पालन करो। पति के भरोसे कुछ मत रहना, बिल्कुल मत रहना। वो शराबी इतना है कि वो उधार लेकर शराब पी रहा है गांव में। उसी मकान में वो रहने लगी और इंटर पास थी वो। इंटर पास कुसुमलता ने अपने 4 बच्चों के साथ जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए उसी घर में एक मॉन्टेसरी स्कूल खोल दिया, जिसमें वो कक्षा 8 तक के छात्रों को पढ़ाती थी। इसके साथ ही, अच्छा, पढ़ाती कैसे थी? उसने घर के बाहर कच्ची दीवार पर काले रंग से एक पेंट कराया, जिसको वो ब्लैक बोर्ड की तरह इस्तेमाल करती थी। भीतर आंगन से सटी हुई एक दीवार को भी उसने काले रंग से पुतवा दिया और उसमें चौक खड़िया से वो बच्चों को पढ़ा के, कपड़े से, डस्टर भी नहीं था, कपड़े से मिटा के वो फिर लिख के फिर मिटा के, इस तरह से उसने ब्लैक बोर्ड पर, और वो अकेली थी, कोई दूसरा कर्मचारी नहीं था। इसके साथ ही साथ उसके पास अपनी सिलाई मशीन भी थी। गांव वालों के लिए नए कपड़े, बच्चों के लिए नए कपड़े सिलना, छोटा मोटा काम जब समय मिलता था वो सिल देती थी, जिससे उसको 4 पैसे मिल जाते थे। निकट में पास में एक गांव था सिपहिया। सिपहिया में वहां स्थानीय लोगों ने मिलकर एक छोटी सी कोचिंग खोल रखी थी, जो कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों को कोचिंग कराते थे। वहां भी करीबन 30-35 बच्चे पढ़ा करते थे। गणित पढ़ाने के लिए उस कोचिंग में कुसुमलता श्रीवास्तव को कहा गया और ये उस कोचिंग में भी शाम को 1 घंटा निकालकर कोचिंग भी पढ़ाने जाती थी। वहाँ से भी उसे 200 या 400 रुपये मिल जाया करते थे हर महीने में। किसी तरह से ये चल रही जो ज़िंदगी थी उसकी। अच्छा, जो बच्चे पढ़ते थे इसके यहाँ, करीब 50 बच्चे उस मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ते थे। उनकी फ़ीस इसने 15 रुपये रखी थी। कोई कोई बहुत गरीब था तो वो 10 रुपये दे देता था। अगर कोई बिल्कुल पैसा नहीं दे पाता था तो इसकी इसने कभी शिकायत किसी से नहीं की। लोग रो रो के यही बात वहाँ बता रहे थे। कभी इसने शिकायत नहीं की कि भाई हमारा 15 रुपये होता है, 2 महीने से बच्चे की फ़ीस क्यों नहीं दी गई है। ऐसे में उसको कितने 700-800 रुपये पूरे मिलते रहे होंगे, 6-7 रुपये मिलते रहे होंगे, लेकिन बच्चों को पढ़ाती बहुत अच्छे से। जो बच्चा एक बार वहाँ आ गया था, अगर वो कहीं नहीं पढ़ रहा है, बहुत गरीब है, तो वो मास्टरनी दीदी की ही क्लास में पढ़ता था। रेगुलर वो पढ़ाया करती थी। किसी तरह वो अपने ज़िंदगी की गाड़ी अपने बच्चों के लिए चला रही थी। लेकिन ये ज़िंदगी की गाड़ी उस समय हिलने लगती थी, मचलने लगती थी, उछलने लगती थी, उथल पुथल हो जाती थी उसकी ज़िंदगी में, जब उसका पति शराब पीकर आता था और पूरे घर में ऊधम करता था। वो सिर्फ उससे ऐसा न करने के लिए गिड़गिड़ाती रहती थी। पूरा गांव यही बताने लगा। शराब पीने के लिए वो पैसे की डिमांड करता था, कितना पैसा कमाती हो, कोचिंग भी पढ़ाती हो, स्कूल भी चलाती हो, सिलाई भी करती हो, हमको शराब पीने के लिए पैसा दो। अगर उस दिन उसके पास पैसा नहीं है तो उन 4 में से किसी एक बच्चे को चुपचाप लेके कहीं किसी खेत में, किसी बाग में बैठ जाता था। 3-4 घंटे जब उसका बच्चा नहीं आता था तो कुसुमलता टॉर्च लेकर, रात में अगर है और दिन में, चिल्ला चिल्ला कर पूरे गांव में हर दरवाजे पे जाके उसको ढूंढती थी। रोती रहती थी कि हमारे बच्चे को लेके पति मेरा यानी पप्पू कहीं चला गया है। फिर लोग घेरते थे, ढूंढ के ले आते थे, उसको भला बुरा भी कहते थे और बच्चे को अपनी माँ से मिलवा देते थे। इतनी कड़की, इतनी परेशानी और इतने कम पैसों में जीवन यापन करने वाली मास्टरनी दीदी यानी कुसुमलता श्रीवास्तव ने कभी आज तक किसी के सामने पैसों के लिए हाथ नहीं पसारा। गांव में किसी से उसने किसी तरह का उधार नहीं लिया था। कितनी भी परेशानी में रही हो वो, अब 4-4 बच्चों की पढ़ाई वो खुद कराती थी। उनका कपड़ा ले आना, पढ़ाई का सामान ले आना, खाने का सामान ले आना, दवा, अगर बच्चों की कभी तबीयत खराब होगी दवा कराना,
इन सब का उपाय करने में वो स्कूल भी खोला उसने, कोचिंग भी पढ़ाती रही, सिलाई भी करती रही, लेकिन कभी एक नया पैसा उसने किसी से नहीं मांगा। पूरा गांव इस बात को दिल से स्वीकार करता है कि बहुत ही व्यवहार कुशल लेकिन हद दर्जे की खुददार महिला थी। घटना वाले दिन, जिस दिन की यह घटना है, उस दिन जब वो क्लास में पहुंची कुसुमलता तो रो रही थी। उस समय कक्षा 8 की छात्रा विजमा देवी ने दीदी से रोने का कारण पूछा। उसने बता दिया कि मेरा सर दर्द हो रहा है। ये कह के विजमा देवी को उसने प्यार से टाल दिया कि कोई बात नहीं है, मेरा आज सर दर्द कर रहा है। इसके बाद इसकी एक और छात्रा अनीता, उसे भी नहीं देखा गया कि वो रो रही है, तो इसने इसकी बड़ी लड़की सरिता से ये पूछा कि आज दीदी क्यों रो रही हैं सवेरे से। सरिता ने बताया कि मम्मी ने 3 दिन से खाना नहीं खाया है, घर में खाना ही नहीं था, जो ले आती थी वो बना के हम लोगों को खिला देती थी। 3 दिन हो गया मम्मी ने खाना नहीं खाया है। सुबह 7 बजे से वो स्कूल चलाती थी और दोपहर में 1 बजे बच्चों को छोड़ देती थी। लेकिन घटना वाले दिन यानी 6 अक्टूबर 1998 को उसने तय समय से 1 घंटे पहले ही बच्चों की छुट्टी कर दी, सारे बच्चों को छोड़ दिया। बस इसी 1 बजे के बाद कुसुमलता एक पहेली बन गई कि इस 1 बजे के बाद क्या हुआ। 5 अक्टूबर को जब वो सिपहिया में उस कोचिंग में शाम को गई थी, वहाँ भी वो कह के आई थी 6 अक्टूबर के लिए। वहाँ ये कहा था कि कल मुझे कुछ बहुत ज़रूरी काम से शहर जाना है, इसलिए मैं कोचिंग के लिए नहीं आ पाऊँगी। जो भी कोचिंग चलाता था उससे भी कहा और क्लास में भी सार्वजनिक रूप से कहा कि मैं ये होमवर्क दे के जाती हूँ, कल आप लोग कर लीजिएगा, कल मैं नहीं आऊँगी। 1 बजे के बाद ऐसा क्या हुआ कि 2 बजे जब उनका पड़ोसी पृथ्वीपाल गाय के लिए चारा लेकर आ रहा था तो उसके 2 बच्चे बाहर मरे पड़े हुए थे। 1 घंटे की बात है। 1 बजे उसने बच्चों को छोड़ा था, बहुत ही प्यार से कि आज बच्चों तुम लोगों की मैं जल्दी छुट्टी करूंगी, उनको छोड़ दिया था। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि पृथ्वीपाल ने उसके 2 बच्चों की लाश देखी, भीतर जाकर देखा तो बिल्कुल सिहरन उठ गई उसको कि सारे के सारी लाशें वहीं पड़ी हुई थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। भीड़, जैसे ही पता लगा, पूरी भीड़ ने उनके घर के आसपास पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई और बच्चे यही कहते रहे कि हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास को बहुत सरलता से समझाने वाली और गणित के गुणा भाग और जोड़ घटाने को बताने वाली दीदी ऐसा कैसे कर सकती हैं। ऐसा संभव नहीं है कि दीदी खुद तो मरी, बच्चों को भी मार गईं, ऐसा संभव नहीं था। मैंने पहले ही बताया कि इंस्पेक्टर ने जब तलाशी ली थी तो 6 शीशियाँ, 6 वॉयल्स सल्फास के उनको मिल गए थे और उन्होंने तुरंत डिक्लेयर कर दिया कि ये आत्महत्या का मामला है। लेकिन सवेरे से अपनी पूरी दिनचर्या को फॉलो करने वाली कुसुमलता 50-60 बच्चों से उस दिन पूरा क्लास उनका लेने वाली कुसुमलता, समय से 1 घंटे पहले बच्चों को घर भेज देने वाली कुसुमलता, क्लास शुरू होने के पहले अचानक रोना, इसका मतलब उसके दिल में कोई बड़ा तूफान चल रहा था, उसके मन में कोई बड़ी शंका चल रही थी। वो किसी गंभीर ऊहापोह में डूब उतरा रही थी जिसका आज तक किसी को पता नहीं चला। आज की घटना दिल को झकझोरने वाली, बहुत ही मार्मिक और हर आदमी को सोचने पर मजबूर करने वाली घटना है। खुद जान दे देना
और साथ में बच्चों से अथाह प्यार करने वाली माँ अपने बच्चों को जहर देकर मार देगी, ये कोई साधारण बात नहीं है। ऐसी माँ जिसको पूरा गांव और आसपास का इलाका जानता था, जिसका बहुत ही व्यवहार कुशल थी, बच्चों से, दूसरों के बच्चों से असीमित प्यार करने वाली महिला अपने बच्चों को जहर दे के मार देगी, जरूर कोई न कोई असाधारण बात है। दो ही कारण समझ में आते हैं जब वो अपने बच्चों को उसने जहर दिया होगा या डिसाइड किया होगा। एक, कि उसके मरने के बाद बच्चों को बहुत कष्ट झेलना होगा। बच्चे जिनका लगाव अपनी माँ से था और बहुत ज़्यादा था, वो उस कष्ट को सह नहीं पाएंगे। उससे अच्छा है उन्हें जहर देकर अपने साथ ही ले चलिए। दूसरा, अगर अपने को ख़त्म कर लिया तो बच्चों को बाप के हवाले होना पड़ेगा, और बाप जब माँ के जीते जी इतना अत्याचार करता था तो कितना अत्याचार करेगा उसकी सीमा नहीं है। संभवतः यही सोचकर, इन्हीं दो में से किसी एक कारण को सोचकर कुसुमलता ने खुद के साथ साथ अपने बच्चों को भी जहर दे दिया। महिलाओं ने पति की गिरफ्तारी के लिए बाराबंकी में एक आंदोलन सा खड़ा कर दिया। हर जगह महिलाएं और बच्चे की मास्टर दीदी के पति को गिरफ्तार करिए, पति ही इसका कातिल है। जब तक पुलिस पकड़ेगी नहीं तब तक कुछ पता नहीं लगेगा। धीरे धीरे महीनों बीत गए, लेकिन पुलिस पप्पू उर्फ अखिलेश को नहीं गिरफ्तार कर पाई। ये महिलाएं लखनऊ में अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए जीपीओ पार्क हजरतगंज में जो है, वहाँ भी 2 दिन धरने पर बैठी रहीं, प्रदर्शन करती रहीं। किसी अधिकारी ने आकर उनका ज्ञापन लिया, उनको संतुष्ट करने की कोशिश की, उनको सांत्वना दी, तब वो वापस बाराबंकी गईं। उनकी अब सिर्फ एक ही डिमांड थी, पति को गिरफ्तार करके आत्महत्या के पीछे का कारण पुलिस पता करे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। एक तो आत्महत्या किन परिस्थितियों में की, दूसरा महिलाओं का एक शक और भी था कि हो सकता है उद्दंड प्रवृत्ति का घोर शराबी और नशेड़ी पति कोई डिमांड पूरी न होने पर बच्चों और अपनी पत्नी को खाने में ये जहर मिलाकर उसने इनकी हत्या की हो। ये तभी पता लगेगा जब वो गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन पुलिस अपनी थ्योरी पर अड़ी रही कि ये प्योर और प्योर आत्महत्या है। जब इतना हल्ला हुआ तो डीजी ऑफिस से एक टीम एडिशनल एसपी के नेतृत्व में पूरे मामले की जांच के लिए बाराबंकी के देवा थाने में उस गांव में भेजी गई। उन्होंने लोगों से बातचीत की, पुलिस से बातचीत की, रिकॉर्ड्स पे सब चीज़ें देखी, और उन्होंने भी उन्हीं 2 बिंदुओं पर कि वो उस दिन परेशान थी, रो रही थी। एक दिन पहले कोचिंग में, सिपहियान की कोचिंग में उसने कहा कि हम कल नहीं आएंगे, बच्चों को 1 घंटे पहले छोड़ दिया, और घर में मिली हुई 6 शीशियाँ सल्फास की, और बाद में एफएसएल से रिपोर्ट भी आ गई। उसमें जो विसरा में पॉइज़न का कंपोनेंट आया, वो भी वही कंपोनेंट आया जो सल्फास के बनाने में या सल्फास की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा उस टीम ने भी इसको वही बताया कि ये शुद्ध रूप से आत्महत्या का केस है। मेरी जानकारी में पप्पू बहुत समय तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका था, और मास्टरनी दीदी की मृत्यु रहस्य ही बनी रही। मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसके बाद मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, पेपर कटिंग में, अपनी डायरी में लोगों से बात करने की कोशिश की जो बाराबंकी में उस समय में रहे हैं। हमारा जब बाराबंकी में एक हमारा इंस्पेक्टर जो बाद में लखनऊ आ गया था, A.K. उपाध्याय, रिटायर हो गया डिप्टी एसपी से, उससे भी मैंने बात की। घटना उसे अच्छी तरह याद थी, लेकिन उसे याद नहीं आया कि पप्पू कभी गिरफ्तार भी हुआ। हो सकता है बाद में गिरफ्तार हुआ हो, लेकिन कौन पैरवी करेगा, कौन परसू करेगा। महिला स्वयं बहुत गरीब थी, किसी तरह से
अपना दिन भर कोई न कोई उपक्रम करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। कौन उसकी पैरवी करेगा? मेरे किस्सा गोई परिवार के बहुत सारे लोग बाराबंकी से हैं। आप कमेंट्स को अगर देखिए, वो बताते हैं कि मैं बाराबंकी का रहने वाला हूँ। मैं आज अपने परिवार के उन सभी सदस्यों से जो देवा के आसपास या देवा थाना क्षेत्र के रहने वाले होंगे, वो ज़रूर अपने आसपास इस बात का जिक्र करें। और अगर पप्पू की गिरफ्तारी संबंधी या और कोई बात में कोई अपडेट मिलता है तो ज़रूर कमेंट करके या मेरे मेल आईडी पर मुझे लिख कर बताएं, ताकि अगले अंक में मैं इसका अपडेट भी पोस्ट कर सकूं, आपको अपडेट भी बता सकूं। एक बार फिर मैं अपना ईमेल आईडी रिपीट करता हूं, rajeshpande61 ऑल स्मॉल नो गैप नो अंडरस्कोर RAJESHPANDEY 61@gmail.com। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि कोई न कोई इसका अपडेट ज़रूर बताएगा। हमारे ख्याल से आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।